Hey guys, very good afternoon. Good afternoon, friends. Let's start now. Once again, we are on the second session of IBC. आज इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं होगा. आज इस चैप्टर को हम लोग सेक्शन वाइज पढ़ेंगे. एंड थोड़ा सा बिफोर आई स्टार्ट, प्लीज लेट मी रिवाइज व्हाट इज द IBC वन मोर टाइम. व्हाट इज दैट? चेक इट आउट. गो थ्रू इट वंस अगेन. क्या लिखा है? एन एक्ट टू कंसोलिडेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंसोलिडेट? कल हमने पढ़ा था इसके बारे में. ये पहली बात तो एक्ट है या कोड है? ये कोड है, ये एक्ट नहीं है. जितने भी एक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है उन्हीं एक्ट को ट्यून करने के लिए इसको लाया गया. राइट? जैसे कि एग्जांपल सरफाई से ले लेंगे, या फिर आपका सिक्का लेंगे, या कंपनीज एक्ट 1956 या 2013, और इंसॉल्वेंसी या पार्टनरशिप फॉर्म या कस्टम और इनकम टैक्स. जगह जगह पे इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी के बारे में बहुत सारी बातें लिखी हुई है, पर कोई भी ऐसी बात नहीं है जो एक दूसरे से ट्यून करती हो. वर्ड ओवरलैपिंग. ओवरलैपिंग समझते हैं? मतलब बहुत सारे लोग एक ही चीज के बारे में अलग अलग बातें कर रहे हैं. वही तो लिख रहे हैं. टू एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड टू अमेंड द लॉज. अमेंड कौन से लॉज भाई? वही सारे. कौन से सारे? एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू द रिकग्निशन, reorganization and insolvency resolution of corporate person, partnership firm and individual in a time. ऐसा क्यों लिखा है? पार्टनरशिप फर्म, इंडिविजुअल. कहां जाएंगे ये लोग? याद है कुछ? एक बात पूछूं मैं आपसे जो बड़ी खास है. केस स्टडी देता हूं मैं आपको तो मुझे मजा आएगा. मेरा एक सवाल है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है. ये बैंक है जो एक ऑब्वियसली बैंक एक कंपनी है, ओके, और इनको पैसे लेना है किसी इंडिविजुअल से. ये एक बैंक है जिनको पैसे लेना है किसी कंपनी से. ये है डेटर, ये है क्रेडिटर. आपको जवाब देना है कहां पे फाइल करना पड़ेगी केस. सोच के जवाब दो. You said individual, partnership firm. कहां पे? कौन सा जाएगा DRT में? क्या दोनों DRT या दोनों क्या दोनों NCLT? कौन सा DRT है? कौन सा? अरे तो पैसे बैंक के ना. अरे बैंक ने पैसे दिए, बैंक अपने आप में कंपनी है. बैंक को NCLT के पास जाना पड़ेगा, DRT के पास? कल तो आपको मैंने पूछा था, आपने बड़ा पार्टनरशिप फॉर्म रहा, इंडिविजुअल रहा तो बस DRT में जाएंगे, और कंपनी है तो फिर हम लोग NCLT में जाएंगे. ये तो करियो. ये तो आपका हवा में तीर मर के कुछ भी बोलेंगे ना. अब बोलो ना, बहुत मस्ती ना बोलो. चलो नहीं बोलो, अभी खत्म करो, आज खुलासा करो. कौन सा? दोनों भी? एक बात का खुलासा करो, मुझे कंफ्यूजन हो रहा है. ये तुम लोग को ऐसे जवाब नहीं चलेंगे मुझे. बोल बेटा, बोल. तू है? अरे वो डेटर है ना. अरे इन्होंने पैसे लिए हैं. क्रेडिटर का स्टेटस देखेंगे, ऐसा लगता है आपको? जो जा रहा है. क्या बोला है? क्या कंफ्यूजन है इस समय जो क्लास में हो रहा है? इस समय जो क्लास में जो बोला जा रहा है, वाकई में बहुत बड़ा डिबेट इस समय होगा. भाई और बहनों, यहां पे बात छेड़ चुके, डिबेट और डिस्कशन शुरू हो चुका है. मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूं. DRT NCLT, DRT NCLT. बताइए, पहले वाले का आंसर NCLT है? क्या आपका दोनों आंसर NCLT वाला है? क्या किसी ने कहा कि जो फाइल करता है उसका स्टेटस देखना चाहिए? कोई है ऐसा कि जिसको अभी ये ऑप्शन लगता है कि सर इधर DRT आएगा और इधर NCLT आएगा? कोई भी DRT के फेवर में नहीं, दोनों DRT. किसी को ये ऑप्शन लगता है सही है?
सर एक काम करो, वाई डेटर्स वोंट गो, वाई डेटर्स वोंट गो, वाई दे वोंट गो। मैं बर्बाद हो चुका हूं, लोग आके मेरे घर पे बैठते रोज, रुको मेरे बीवी बच्चों को परेशान करते मेरे डेटर रोज, रुको नहीं तुम सुन रहे नहीं हो, क्रेडिटर्स मेरे घर पे रोज आते हैं, मेरा जीना हराम कर दिया इन लोगों ने। नहीं नहीं, प्रणय जैसे क्रेडिटर है मेरे घर आके बैठते हैं, अरे खाना पीना नहीं, रुकिए, खाना पीना जीना इन्होंने हराम करके रखा। तो मैं खुद जाके बोलूंगा इस आदमी से मेरे को बचाओ। एक काम करो ना, मैं एनसीएलटी के पास खुद चला जाऊं, तो आप ये मत बोलो क्रेडिटर फाइल कर सकता है, आपका बोलना ही गलत है, डेटर भी जा सकता है, मैं भी खुद जाऊंगा। ये सही है, दीपक को लगता है ये सही है, एंड द करेक्ट आंसर दीपक का ही है। जिसके अगेंस्ट में फाइल करे ना, मतलब जो डेटर है, डेटर अगेंस्ट में जान दो, ऑलवेज यू हैव टू सी द स्टेटस ऑफ डेटर। डेटर कौन है? डेटर अगर इंडिविजुअल है और पार्टनरशिप फर्म है तो डीआरडीवाई, और डेटर अगर कंपनी है तो एनसीएलटी। बाकी कौन अप्लाई कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, किसके अगेंस्ट में कर रहे हैं मतलब नहीं, डेटर का स्टेटस चाहिए। डेटर अगर मेरे से जितने पैसे लिए हुए हैं, अगर वो आदमी इंडिविजुअल है और वो आदमी पार्टनरशिप फर्म है, तो मैं उसके खिलाफ लड़ने के लिए डीआरडी में जाऊंगा। तो बैंक अगर मैं हूं और तुम इंडिविजुअल हो, तो मैं तुम्हारी कंप्लेन लेके डीआरडी में जाऊंगा, और तुम मेरे डेटर हो, तुम वो हो, डेटर हो, कंपनी हो, उस केस में मैं एनसीएलटी के पास जाऊंगा। वापस से बोलूं, ऑलवेज यू हैव टू स्टार्ट, यू हैव टू थिंक फ्रॉम द डेटर्स पॉइंट ऑफ व्यू। कौन अप्लाई कर रहा है, कौन कर रहा है, वो नहीं, डेटर कौन है। अब समझा क्लैरिटी क्या है? वरना एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछते आप बोलते यही है, डायरेक्ट ठोक देते वहां पे, क्योंकि बैंक अप्लाई कर रहा है। बैंक तो कंपनी हो, सर ने बोला था कंपनी हो, एलएलपी हो, लेट्स गो टू एनसीएलटी, बट यहां पे एनसीएलटी आएगा ही नहीं। किस डेटर कौन है, वो किसने गुना किया है, डेटर ने, तो डेटर का स्टेटस क्या है, इंडिविजुअल, तो कहां जाएंगे, डीआरडी। डेटर कौन है, पार्टनरशिप, हम कहां जाएंगे, डीआरडी। डेटर कौन है, एलएलपी है। डेटर कौन है, कंपनी, कहां जाएंगे, एनसीएलटी। समझा क्या? तो एक काम करो, इज्जत में ये ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करो, उसके नीचे का आंसर, ये दोनों भी नहीं है, आंसर तीसरा वाला है। ड्रॉ करेंगे फर्स्ट।
consider the status of debtor. Status of debtor. If debtor is, बोलो क्या, अब 2 बच्चे बना दो उसके, डेटर के 2 बच्चे बनाओ, कंपनी एलएलपी, कंपनी एलएलपी किधर जाएगा? एनसीएलटी। और दूसरा बच्चा क्या बनेगा? डेटर इज कौन सा? पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअल, कहां जाएगा? डीआरटी। चलो स्टार्टिंग में माहौल बना दिया आज। ओके गाइस, नाउ कम ऑन एवरीबॉडी नाउ। अरे गाइस कम ऑन यार, क्या लिखा है ये यहां पे? कंसोलिडेट करने के लिए और सबको अमेंड करने के लिए बनाया। एंड यहां पे लिखा है एन इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन और कॉर्पोरेट पर्सन पार्टनरशिप फॉर्म इंडिविजुअल इन अ टाइम बाउंड मैनर। कितना टाइम दिया भाई इनको? ये जो आईपी आने वाला है वो आईपी को कितनी मोहलत दी है? 180 दिन के अंदर तुझे अगर लगता है तो कंपनी को बचा ले। 180 दिन में 181 हो गए और तेरा प्लान रेडी नहीं तो कंपनी अब बगैर कोई सोचे समझे लिक्विडेशन में चलेंगी। दैट्स ऑल, गेम ओवर। समझ में आ रहा है? विल गिव यू द वर्ड, विल गिव यू मैक्सिमम 6 months टू रिवाइवल योरसेल्फ, रिहैबिलिट योरसेल्फ। ऐसा फॉर ये लिखा है ना, फॉर मैक्सिमाइजेशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द असेट्स ऑफ सच पर्सन। ये मारने का प्लान नहीं है, ये प्लान बचाने का प्लान है। 180 दिन में क्या बनाएंगे? बचाओ। अगर ये 180 दिन में बचाने में असमर्थ रहे, देयर इज नो टाइम टू जोक अराउंड, इट्स टाइम टू लिक्विडेट। समझ गए? डायरेक्ट से बंद कर देंगे। टू प्रमोट एंटरप्राइज, 180 दिन में कर लो ना जो करना, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट या बैलेंस इंटरेस्ट ऑफ ऑल, कुछ भी करो जो करना है। कौन करेगा? आईपी करेगा। समझ गए? एंड ऑल्टरेशन द ऑर्डर टू प्रायोरिटी द पेमेंट, ये सब करेंगे। एंड टू एस्टैब्लिश इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया फॉर मैटर्स कनेक्टेड। ठीक है, ओके। अगला सवाल, मुझे वहां जाना है। आप सभी को पता है, एक स्लाइड को मैंने दिखाया था कल भी, आखिर आईबीसी आया क्यों? बस 5 मिनट में एक बार रिवाइज करते हैं, लेट्स स्टार्ट विद द न्यू सेक्शन गाइस, कम ऑन। क्यों आया था? टू एंश्योर रिवाइवल बिफोर, मतलब क्या? मारने का प्लान नहीं, पहले मारो मत। आज तक के सिक्का भी मार रहे थे। वाइंडिंग अप तो कंपनीज एक्ट तो बोलते हैं मरने के बाद ही आओ। सारे जो अब तक के एक्ट बने हैं उन्होंने मारने पर ज्यादा विश्वास किया, पर जो आदमी बर्बाद हो रहा है उसको बचाने के लिए कोई भी एक्ट नहीं था। ये एक्सक्लूसिव एक्ट यहां पे है कि जहां पे ऐसे प्रोविजन का इस्तेमाल किया कि कंपनी अगर अनेबल टू पे डेट्स है तो उसको और मदद करके, पर अब की बार कंपनी डेटर्स की नहीं होगी। पूरा ताबा जो है कंपनी का वो डेटर से हटके जो है, नाउ इट विल बी हैंडेड ओवर टू किसको? द क्रेडिटर, एंड द क्रेडिटर विल लुक आफ्टर द कंपनी। नाउ क्रेडिटर एंड व्हाट आईपी विल गेट 180 डेज फुल टू डिसाइड कि कंपनी वापस से कम बैक कर सकती है कि नहीं। और अभी भी अगर 180 डेज में नहीं हुआ तो फिर जाके लिक्विडेशन होगा। इसका मतलब क्या है? रिवाइवल के बारे में सोचा गया है। नंबर 2, रिड्यूस क्या लिखा है? एनपीए क्या है? एनपीए बताओ आजकल बैंक में लिक्विडिटी रही क्या नहीं रही? कल मैंने आपको वीडियो दिखाया था, उस वीडियो में क्या बताया? आजकल बोलो यारो, कम ऑन, क्या हुआ है? बैंक का एनपीए बढ़ रहा है कि कम हो रहा है? मतलब इनके नॉन परफॉर्मिंग एसेट बढ़ रहे हैं। मतलब 11 लाख करोड़ भारत में जो एनपीए बढ़ा है, जिसके बैंक ठप हो चुके हैं, बैंक किसी को भी लोन नहीं दे रहे और बैंक लोन नहीं देगी तो नए धंधे आएंगे कहां से? और मोदी जी का जो सपना है, नए नए लोगों बुलाएंगे, क्या बोलते, स्टार्टअप्स करेंगे। अरे स्टार्टअप के लिए पैसा तो चाहिए, बैंक लोन देने को रेडी नहीं है। अगला सवाल, ये क्या लिखा है? यूनिफाइड कोड। पहले हर एक्ट में एक ही चीज के बारे में, इंसॉल्वेंसी, वाइंडिंग अप के बारे में बहुत कुछ लिखा था, वो भी एक दूसरे से ट्यूनिंग में नहीं था। और वो भी अलग अलग टाइप की अथॉरिटीज भी थी। कहीं पे डीआरटी है, कहीं पे क्या बोलते हैं उसको, कहीं पे सीएलपी है, तो कहीं पे वो क्या था, कहीं पे वो अपीलेट ट्रिब्यूनल था, कहीं पे वो क्या था, एनबीएफआर, राइट? हाँ, बीआईएफआर, जो सिक्का के लिए, सिक कंपनी के लिए, सिक कंपनी के लिए बीआईएफआर था, एक के लिए डीआरटी था। वो जो बैंक वाला जो था, जिसका बहुत बड़ा नाम था, कल हमने जो देखा था, हाँ वही। मतलब डीआरटी भी है, बीआईएफआर भी है, एक सीएलबी भी है। इतने सारे अगर जुरिस्डिक्शन है तो इंसान को ये समझेगा ना, जाना तो किधर जाना है। इसलिए सबको हटा के सब खत्म कर दिया, बायगा सिर्फ डीआरटी एंड व्हाट। इसलिए बोलते हैं कॉमन यूनिफाइड कोड हो गया।
टू प्रोवाइड व्हाट, इजी एग्जिट। आपको बोला था ना, हमारे जैसे जो नए नए लोग हैं, अगर वो गलती से स्टार्टअप चालू करते हैं और वो स्टार्टअप गलत हो गया, तो गलत होने के बाद में इफ इज अनेबल टू पे डेट, और बैंक से अगर उसने कर्जा लिया है, तो वो आदमी को इतने आसानी से एग्जिट नहीं है। उसका जब तक 4-5 साल का वाइंडिंग अप का प्रोसेस खत्म नहीं होगा, वो आदमी को एग्जिट नहीं, मतलब 4-5 साल उसने अपनी जिंदगी को बर्बाद कर दिया सिर्फ कंपनी के वाइंडिंग अप के चक्कर में। इसलिए बोलते हैं इजी एग्जिट है। इज इट ओके? फाइन। याद आ रहा है क्या चैप्टर? पक्का याद है? बताओ, इसके पहले का जो सरप्राइज था उसमें बैंक को एम्पावरमेंट कब मिलती थी? व्हेन बैंक वाज एबल टू यूज 90 डेज के बाद में, 1 डेज में वो नोटिस देंगे सेक्शन 13 में। उसके बाद में नोटिस के दिनों बाद में अगर उसने रीपे नहीं किया, तब जाके बैंक अपने अधिकार को एक्टिवेट करके सरप्राइजी में, सरप्राइजी ये बोलता है, ये ऐसा नहीं है। डिफॉल्ट हुआ तुरंत बैंकिंग कोड चालू हो गया। ये आईबीसी जो है उसमें बैंक को ज्यादा पावर दी गई है। वहां पे सेंट्री क्रेडिटर्स हो, चाहे वो सिक्योर्ड क्रेडिटर हो चाहे अनसिक्योर्ड हो, आज तक के कोई भी एक्ट में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को पनाह नहीं मिली थी। ये एक्सक्लूसिव एक्ट है जहां पे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को भी उतनी ही, मतलब आपने देखो रैंकिंग भी बढ़ा दिया। कल हमने आपसे बात की थी वाइंडिंग अप के सेक्शन में, हमने पढ़ा था अनसिक्योर्ड क्रेडिटर शुड गेट द लास्ट रैंक। अब आईबीसी बोलता है ऐसा नहीं, वो जिन जिन एक्ट में सारे जगह पे जो इससे इनकंसिस्टेंट है, सबको अपने आप को अमेंड करना होगा और लिखना होगा वही जो कहता है आईबीसी। ये सब पढ़ा था हमने, हो गया। इसका डिफरेंस बताओ। इंसॉल्वेंसी मतलब आई एम अनेबल टू पे डेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बैंक्रप्सी? लीगली यू आर डिक्लेयर्ड दैट यू आर नॉट एबल टू पे द डेट्स। इंसॉल्वेंसी से मुझे फील होता है कि मैं पे नहीं कर पा रहा हूं। बैंक्रप्सी में लॉ कहेगा, कोर्ट कहेगा कि आदमी सच्ची मुच्ची बर्बाद हो चुका है। तीसरी बात क्या लिखी है? वाइंडिंग अप। क्या लिखा है वाइंडिंग अप का मतलब? अगर मान लीजिए 180 दिन में तुमने अपना कुछ नहीं किया, आपका वाइंडिंग अप चालू हुआ। वाइंडिंग अप जिस दिन खत्म हो जाएगा, कंपनी लिक्विडेट और डिसॉल्व हो जाएगी। सर ओके? हमारे लिए सिर्फ अमेंडमेंट इतना ही हुआ है, ये बाकी कुछ भी नोटिफाइड नहीं हुआ। हमें सिर्फ इतना ही सेक्शन दिखना है। इतना ही दिखना है मतलब वो भी बहुत है। एग्जामिनेशन 2 होगी, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी होगी, राइट? बोलो कुछ आगे बोलो। 10 साल का सीओपी है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दोनों भी एग्जामिनेशन देना पड़ेगी। और अगर 15 इयर्स का सीओपी है, चाहे सीडब्ल्यू हो, चाहे सीएस हो, चाहे सीए हो, एक एग्जामिनेशन ही लगेगी अगर आपने 15 साल का सीओपी होल्ड किया है। आगे देखता हूं, यहां पे पता नहीं, देखना पड़ेगा कौन कौन लिखा है। देखो यहां एडवोकेट भी है, बार काउंसिल मतलब ही एडवोकेट है। ठीक है मैं कर सकता हूं, पर मैं तो तीनों कैपेसिटी में कर सकता हूं, पर मैं नहीं कर सकता। होल्डिंग मेंबरशिप इज नॉट इनफ, आई हैव टू बी प्रैक्टिसिंग। नो डूड, सब प्रैक्टिसिंग है। ये इंट्रोडक्शन अब पढ़ाने की मुझे जरूरत नहीं है। एक्ट क्यों आया था, मैं कल से वही गा रहा हूं। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी, व्हाट इज बैंक्रप्सी, हमने देख लिया ना। इंसॉल्वेंसी बोलेंगे, ये पढ़ा भी था कल। इंसॉल्वेंसी सिर्फ आपकी और अनएबल टू पे डेट, जहां पे डेट नहीं पे कर रहे हो। और नंबर 2 बैंक्रप्सी मतलब कि यू आर डिक्लेयर्ड बाय एनी लीगल अथॉरिटी दैट यू आर अनएबल टू पे डेट्स। अगला पॉइंट, ये सब पढ़ा था हमने। पर्पस पढ़ लो अभी। पर्पस पढ़ू क्या? पढ़ा हुआ है, पर आपके बुक से मैं रीड करूंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। कहां पे? बुक में आ जाओ बस। अब मैं बुक से पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है ना? अब वो पढ़ेंगे जो आईसीआई कह रही है। अब तक मैंने वही नहीं, कुछ भी नहीं पढ़ा जो आईसीआई कह रही थी। अब तक सिर्फ मैंने ज्ञान दिया, पर वो ज्ञान के बुनियाद पर ही चैप्टर बिल्डअप होगा। अब आपको पढ़ने के लिए बहुत वक्त नहीं लगेगा, राइट एवरीबॉडी? प्लीज टेक इट आउट। नंबर 1, Insolvency and Bankruptcy Code 2016 is intended to strike and right balance of the interest of all the stakeholders
of business enterprise to the corporate and other business entities. Corporate and other business entities enjoy the availability of credit. आप मुझे बताइए ये वर्ड क्यों यूज किया है? क्या आईबीसी के आने से बैंक के पास अपना एनपीए खाली होने में पैसा आसानी से उपलब्ध होगा? क्या हमारे जैसे लोग को अगर पैसा चाहिए अब आसानी से मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा अगर आईबीसी एक्टिवेट हुआ. एट द सेम टाइम द क्रेडिटर डू नॉट हैव टू बियर creditor do not have to bear the losses on. समझा गया? मतलब अब की बार आईबीसी में इज्जत ज्यादा किसको है? डेटर को है, क्रेडिटर को है? बैंकिंग या नॉन बैंकिंग दोनों को, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड. और बताओ एक वो ट्रेड होता है, एक फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर. मतलब मैंने आपने नगद कैश दिया तो मैं फाइनेंशियल क्रेडिटर, मैंने पैसा नहीं दिया मैंने आपको माल दिया, तो दोनों को भी पनाह मिलेगी आईबीसी में. आगे बढ़ेंगे. एज पर प्रीएम्बल. प्रीएम्बल मतलब ही क्या होता है? यहां पे ऑब्जेक्टिव होते हैं. टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉस. बोलने की जरूरत है? दो चार लॉ के नाम लिखो जल्दी से. कौन से लॉ को अमेंड करने के लिए? लॉ सिका और सरफाइसी, कंपनीज एक्ट, इन सारे एक्ट को अमेंड करने के लिए. आगे बढ़ो. टू फिक्स द टाइम पीरियड. बोलो कितना टाइम पीरियड? 180 प्लस 90. वो भी 90 एक्सेप्शनल केस में दिया जाता है. जब क्रेडिटर 3/4 के मीटिंग में हां बोलती है कि हमारा टाइम 90 दिन से बढ़ा दो, उस केस में 90 दिन को एक्स्ट्रा दिया जा सकता है. मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ असेट्स. किसके वैल्यू ऑफ असेट्स? इसका मीनिंग बता दो मुझे. कंपनी बर्बाद हुई ना तो एक आईपी आएगा. आईपी, वो आईपी का ये बोलना है, आईपी ने हमेशा बिजनेस करते समय दिमाग रखना चाहिए कि कंपनी को उसको तारना है, मारना नहीं. गोइंग कंसर्न करे. और असेट्स की वैल्यू मान लो आज 100 करोड़ की है, सुन रहे हो क्या? तो आईपी के आने के बाद में 100 करोड़ ना रहे, मतलब कम से कम बढ़ रही नहीं तो कम नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ऑलवेज ग्रेटर देन दिस. समझा? अगर 100 करोड़ आज की वैल्यू है, अरे बोलो ना. अरे आईपी मतलब सीएससीडब्ल्यू जब आएंगे तो उसके बाद में उसने जब कंपनी का बिजनेस वापस चालू किया तो इसकी वैल्यू 100 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए. उसने कम से कम एक तोती रखना है या फिर उसको 125, 150 जितना भी हो सके मैक्सिमम बनाए, वैल्यू बनाए, ताकि मैक्सिमम क्रेडिटर को पैसा मिल सके. ये लिखा है मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ एसेट्स, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप, इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट. समझेगा क्यों आया? पैसा मार्केट में अवेलेबल कब होगा? जब बैंक के पास पैसा आएगा. और बैंक का पैसा वापस रिकवर होगा कि नहीं होगा? हमें उम्मीद है हमारे भारत के 5.5 लाख करोड़ रुपए आने वाले 2 साल में रिलीज हो जाएंगे ओनली बिकॉज ऑफ आईबीसी. ठीक है ना? आईबीसी के जजमेंट भी आ गए मालूम तुमको. आईबीसी के आईसीआईसीआई वाज द फर्स्ट वन टू फाइल द केस अंडर आईबीसी, और एनसीएलटी को उसके ऊपर ऑर्डर भी आ गया. आईसीआईसीआई ने अपने को 400 करोड़ रुपए वसूल भी कर लिया आईबीसी की वजह से. मतलब इतना झटपट काम है ना, वो फास्ट है. मतलब आप समझ रहे हो कि जो बहुत अटकी हुई केसेस है बहुत सालों से, वो फास्ट रिलीज होगी आईबीसी की वजह से. आगे वो केस मैं दिखाऊंगा आपको आईसीआईसीआई ने कितने पैसे रिलीज किए. एनसीएलटी पे ऑर्डर भी आ गया उसको. बैलेंस द इंटरेस्ट ऑफ ऑल द स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ऑल्टरेशन इन द ऑर्डर टू प्रायोरिटी. क्या लिखा है? प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ गवर्नमेंट ड्यूज. गवर्नमेंट को कहां पे डाला मालूम क्या? पहले गवर्नमेंट 2 नंबर पे था, 3 नंबर पे. अब बोले गवर्नमेंट को तुम नीचे जाओ. अब उसके ऊपर भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर आ गए. मतलब वाइंडिंग अप का जो ऑर्डर है, अब वाइंडिंग अप करते समय जो पैसे देने का ऑर्डर है, वो ऑर्डर में कौन पहले आ गया? अभी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर ऊपर है और गवर्नमेंट नीचे है, जो कि पहले उल्टा हुआ करता था. एस्टैब्लिश एन इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी बोर्ड. ठीक है, वो बोर्ड बना देंगे. वो बोर्ड आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा मैं. कौन बोर्ड? ये सारे जो लोग, ये सारा काम जो चलेगा किसी बोर्ड के अंडर में चलेगा. नहीं, आप सीए की पढ़ाई कर रहे हो, आप पढ़ाई जरूर कर रहे हो, पर आपका सिलेबस कौन बनाता है? तो आईसीआई बोर्ड है ना. तो आईपी होगा, आईपी और आईपीए होंगे. आईपीए कंडक्ट करेगा एग्जामिनेशन, आईपी एग्जाम लिखेंगे. और एनसीएलटी काम करेगा. तो एनसीएलटी के कामकाज, आईपीए के कामकाज, आईपी के कामकाज, तीनों किसके कवरेज में और नियंत्रण में चलेंगे? बोर्ड के.
काम तो बोर्ड नहीं करेगा, काम बोर्ड से चेक करेगा ये सब बराबर हो रहा है क्या, ठीक है। आगे हो गया डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द कोड। आपको सारी चीजें समझ में आएगी, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं जो मैंने कल डिस्कस नहीं, सिर्फ मुझे आपको बताना है कि आपका बुक में भी यही लिखा हुआ है। मैंने कल आपको यही कहा था कि कल मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया था उसी इंट्रोडक्शन को यूज करके मैं इस एक्ट को जब पढ़ाऊंगा तो आपको सारी चीजें बहुत सिंपल लगेंगी। नंबर 1 पढ़ो, क्या लिखा है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स ऑफ द कोड, कॉम्प्रिहेंसिव। कम ऑन एवरीबॉडी टेल मी हाउ कम इट इज कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव कम ऑन, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब क्या, बहुत कुछ है इसके अंदर। पार्टनरशिप कंपनी के लिए भी है, एलएलपी के लिए भी है, इंडिविजुअल के लिए भी है, सबके लिए। ये यहां पे अप्लाई करने वाला इंसान डेटर भी चलेगा, क्रेडिटर भी चलेगा, सबको पन्ना दी गई है यहां पे कॉम्प्रिहेंसिव लॉ। देखो ना यहां पे सबके लिए। ऐसा नहीं कि तुम पार्टनरशिप में तो ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ नहीं। ये एक्ट पढ़ो, सबके लिए काम में आएगा, कॉम्प्रिहेंसिव लॉ, ठीक है ना। विथरिंग अवे, क्या लिखते हैं, चाहे लॉ कितने भी होंगे, ज्ञान सबका। मैंने आपको कहा था ना, अगर ये सारे लॉ है और ये कौन है, ये कौन है, ये कोड है। अब क्या करना पड़ेगा, इन सारे एक्ट को ये कोड के हिसाब से अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। क्या लिखा है, कवरिंग द रिकवरी ऑफ, देखो, मल्टीपल लॉज कवरिंग द रिकवरी ऑफ डेट्स एंड इंसॉल्वेंसी एंड लिक्विडेशन प्रोसेसेस एंड प्रेजेंट सिंगुलर प्लेटफॉर्म। सिंगुलर प्लेटफॉर्म मतलब क्या, अब सारे एक्ट डेट और रिकवरी के बारे में एक जैसी बात करेंगे। अब कोई भी एक्ट कहेगा जब भी कभी कंपनी डेटर है तो आपको एनसीएलटी में जाना है, और अगर वो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म है तो उसको डीआरटी में जाना है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, अब हर कोई बोलेगा, हर कोई यही बोलेगा बैंक्रप्सी के जब चालू हुआ तो 180 दिन में ही सब खत्म होना चाहिए। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा हर कोई लॉ बोलेगा जो इंसॉल्वेंसी के बारे में लिखा हुआ है। मतलब सारे एक्ट में अब क्या हो जाएगा, ट्यून हो जाएगा। पहले हर कोई एक्ट कुछ भी बोल रहा था, अब कुछ भी कोई नहीं बोलेगा, अब वही बोलेगा जो मंजूर है, आईबीसी होगा। नेक्स्ट, लो टाइम रिजोल्यूशन। अरे क्या है घड़ी, मैं जिंदगी जा रही है बोलते बोलते, मुझे नहीं बोलना इसके बारे में, क्या बोलूंगा इसका, खत्म हो गया भाई। ये जो भी केस है आईपी सुन लेना, 180 दिन के अंदर एक तो रिजोल्यूशन कर ले, कंपनी को उभार ले, वरना खत्म कर, ये सारे एसेट बेच दो और इनका पैसा। अरे क्यों लटका रहे उनको, अरे तुम्हारी वजह से कंपनी 5-5 साल तक तो एसेट बेचने को नहीं निकल रही। एक काम करो ना, किसको बुलाएंगे, और आईपी क्या करेगा, पूरा टेक ओवर करेगा। और जब आईपी आएगा उस समय पे कोई भी केस का कोई भी प्रोसीडिंग नहीं चलेगा, वो आके बस कंट्रोल करेगा। वो बोलेगा आप मेरे ऊपर विश्वास रखो, क्रेडिटर और वो डेटर बीच में आएंगे नहीं, शेयर होल्डर बीच में आएंगे नहीं, कंपनी डायरेक्टर बीच में आएंगे नहीं, 180 दिन में खत्म नहीं। और मोस्टली जब वो सोचता है, उसकी सोच ही ऐसी होगी कि उसको कंपनी को उभारना है, मतलब वो कभी भी लिक्विडेशन में जाने के फेवर में नहीं होगा। उसकी पूरी कोशिश होगी कि कंपनी को मैं इस कदर प्लान में लाऊंगा कि कंपनी एक्टिवेट हो जाए और कंपनी फिर से दोबारा चले और कंपनी फिर से प्रॉफिट कमाए और हर कोई क्रेडिटर को पैसे मिले, और बाद में जैसे ही ये हो गया तो वापस कंपनी जिसकी बाप की थी उसको वापस दे दे। इज दैट ओके? और ये फर्दर एक्सटेंशन 90 डेज क्यों देते, मैं आपको समझाता हूं। मान लो 180 दिन में वो कुछ नहीं कर पाए तो क्रेडिटर क्या करेंगे, सारे बोले नहीं यार ये आदमी बहुत मेहनत कर रहा है, कंपनी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। तो क्रेडिटर मतलब जिसके पैसे है, जिसके पैसे वही बोल रहा है, तो एनसीएलटी क्या आपका जा रहा है, नहीं समझे, पैसे किसके है, वो क्रेडिटर बोल रहा है एनसीएलटी रुक जाओ, हमारे पैसे है ना, हम ही बोल रहे हैं इसको 90 दिन ऊपर दो, तो तुम्हें क्या इतनी ग्रैंड मस्ती, हम बोल रहे हैं ना हमारे पैसे है ना, लेट हमको मिलेंगे। हमें मालूम है ये बंदा बहुत काम है, ये होशियार आदमी है, ये कर रहा है कुछ, और जिस शिद्दत से काम कर रहा है ऐसे लगता है ये कंपनी बहुत ऊपर जाएगी, रिवाइवल हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, वन विंडो क्लियरेंस। क्या रे वन विंडो क्लियरेंस, घड़ी घड़ी वही बोलते हैं, कोड हैज बीन ड्राफ्टेड टू प्रोवाइड वन विंडो क्लियरेंस टू द एप्लीकेंट वेयर बाय he gets the appropriate relief by the same authority, unlike the earlier position of the law, where in the case of the company is not able to revive, the procedure of winding up a liquidation has to be initiated under what? अगर आपको वाइंडिंग अप करना है, समझ रहे हैं आप,
वाइंडिंग अप करना तो कंपनीज एक्ट, आपको पैसे निकालना है तो सरफाइसी। नहीं समझ रहे हो? मैं आदमी में बैंक हूं, मुझे अगर सामने वाले से पैसा तो मुझे सरफाइसी भी जाना है और अगर वो आदमी पैसे नहीं दे रहा सरफाइसी में भी, मुझे उसका वाइंडिंग अप चाहिए, तो मैं एप्लीकेशन वाइंडिंग अप के लिए कंपनीज एक्ट 2013 में करूंगा। मतलब मुझे उसी आदमी का दो फॉर्मेट करना है, मतलब उसके आदमी को मारना है, मारने के लिए अलग एक्ट है पैसे लेने के लिए सरफाइसी है। तो ये बोल रहा अलग अलग काम करने की जरूरत नहीं, अगर ये नहीं दे रहा ना पैसे तुरंत, तो उभारने का भी लॉ यही है, और नहीं उभर रहे ना ये खत्म भी इधर ही हो गए। अलग अलग एक्ट नहीं, अलग अलग ऑथोरिटी नहीं, एक ऑथोरिटी। क्लैरिटी इन द प्रोसेस, देयर इज अ क्लियर एंड व्हाट अनएम्बिगस प्रोसेस। अनएम्बिगस क्यों मालूम क्या? पहले एम्बिगस क्यों था? कोई भी चीज, कोई भी लॉ में कुछ भी लिखा है, लॉयर भी परेशान है, मैं इस एक्ट में जाके ले आओ, उस एक्ट में लेके जाओ। अभी क्लियरिटी है, वन चेन ऑथोरिटी, वही लिख रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा, वही लिखा है वन चेन ऑथोरिटी क्या है, अंडरलाइन कर। इट डज नॉट इवन अलाउ द सिविल कोर्ट्स टू इंटरफियर विद द एप्लीकेशन। समझा क्या? मैंने आपको बोला कल से, इंजंक्शन कौन नहीं दे सकता? कोई भी इंजंक्शन नहीं दे सकता। अरे बोला कल, सिविल कोर्ट बोलेगा नहीं ये जो इस आदमी के जो खिलाफ तुमने किया है ना, ये आईपी को भेजा है, ये रोक दो। सिविल कोर्ट को इतना दी, सिविल कोर्ट बोले कौन है? मैं पप्पा हूं। कौन हूं मैं? कौन? क्या नाम है मेरा? मालूम नहीं, एनसीएलटी हूं मैं, तेरे बाप हूं मैं, और तू अपनी औकात में रहे। तू कौन है? सिविल कोर्ट है ना, तेरा मैटर और है ये। जब भी अगर ये रिकवरी का मैटर है, एक्सक्लूसिव मैटर है, डीआरटी का ही है या फिर एनसीएलटी का, बाकी लॉ को कोई इज्जत नहीं, बाकी कोर्ट को कोई इज्जत नहीं। हम है, बाकी सब पानी कम। ट्राई टू अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर मान लो सब एक्ट को सब लॉ बोलेंगे, वो बोलेंगे नहीं नहीं, अरे यार तुम काम खत्म करने में, पहले तो यही तो हो रहा था ना डीआरटी। कल वो तो यही तो वही बोल रहा था जेटली भी, डीआरटी इज लाइक व्हाट सिविल कोर्ट, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। अरे तुम केस सॉल्व कर रहे हो, मजाक कर रहे हो यार। अब की बार फिनिश। प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ प्रायोरिटी आज भी इनकी ऊपर ही है, कल भी ऊपर थी, आज भी ऊपर ही है। नहीं समझे? क्या समझा आपको? अरे ये लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं मान लीजिए आप एयर होस्टेस हो अरे मतलब आप मतलब ऐसे बोल रहे हैं, ये चिंटी एयर होस्टेस है, ये किंगफिशर की एयर होस्टेस है, और ये जा रही, ये वही लड़की है जिनको पिछले 10 महीने से विजय माल्या ने कुछ नहीं दिया। 10 महीने से ये तारीख पे तारीख करी और विजय माल्या ने पैसों के नाम पे कुछ नहीं दिया। क्या इस लड़की को इंसाफ मिलेगा? क्या इस लड़की को पैसा मिलेगा? क्या ये लड़की जो दर दर के ठोकरे खा रही है, क्या ऐसे लड़की का होगा इंसाफ? जानने के लिए देखते रहे आज का विशेष कार्यक्रम आईबीसी, सबसे तेज से एसपी चैनल पर। दोस्तों अगला कार्यक्रम न्यू रेगुलेटरी। थैंक यू वेरी मच। आपके साथ में इंसाफ होगा, नॉट टू वरी, आपके पैसे मिलेंगे। ओके गाइस, कम ऑन, सेकंड ऑर्डर। इट प्रोवाइड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू रेगुलेटरी अथॉरिटी, आईबी बोर्ड। बोला ना आईबी बोर्ड कौन है? चलो देख लेते हैं यार, कब से उसकी इच्छा देखने की, देख लेते। आओ मैं आपको दिखा रहा हूं। नहीं दिखाऊं? टाइम लगेगा दिखाने, नेट आ रहा है, इंटरनेट आ रहा है इस तरह। अरे आयु बोला, आयु क्या है? आयु कल मैंने आपको आयु समझा था। अभी प्रणय जैसे जितने भी लोग हैं जिन्होंने आतंक मचाया है, ये ऐसे लोग हैं पूरे बैंक को बर्बाद। ये मान लीजिए विजय माल्या के बाद में कोई तो यही थे नहीं, विजय माल्या के भी ये सोर्स है, मतलब सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है, इन्होंने उनको ज्ञान दिया है ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग फिर जाके कोई भी बैंक में जाएंगे तो बैंक इनको ये बोलेगा मैंने आज तक किसी भी बैंक से 1 रुपया नहीं लिया। इसको पहले कोपचे में बैठाएंगे, बता तेरा नंबर क्या है मतलब तुम्हें भी याद है।
और नंबर जब आयु में डालेंगे तो ऐसे ऐसे जो लोग हैं, ऐसे लोगों की पूरी दर्दनाक दास्तान, इन्होंने कौन सी बैंक को किस कदर लूटा है, कौन सी बैंक का कितना डिफॉल्ट किया, कितना कर्जा लिया है, ऐसे लोग अब कानून की नजर से बचने इनके लिए मुश्किल ही नहीं। जुर्म के आंधी में ये इंसान अपने आप को बर्बाद कर चुके हैं। ऐसे लोगों के लिए आ चुका है आईयू। आईबीसी तो आया ही है, आईयू। इनके बारे में कुछ भी डालना है, क्या लिया, कौन सी बैंक में लिया, कौन सी, पूरा डेटा, कुंडली मिलती है इसकी। मंगल को प्रणय हुआ है। चलो एनीवेज, अभी कल वक्त माहौल होने वाला है, कल के लिए स्टॉक जमा रहा है। एनीवेज यार, हो गया आयु समझा ना आपको। चलो खत्म हो गया, एक्ट की सारी विशेष बातें खत्म हो गई। अरे यार मेरे को नहीं पढ़ना है, खड़ी हुआ कितने बार नीड फॉर न्यू लॉ, समझा क्या? बहुत भारी है। नीड फॉर न्यू लॉ, नीड फॉर न्यू लॉ, मुझे बोलना है। सुन रहे यार, सुन रहे ना, ध्यान से सुनना। अकॉर्डिंग टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, इट टेक्स एवरेज 4 to 5 years इन द इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इन इंडिया। इंडिया की बदनामी हो रही है भाई और बहनों। इंडिया में कोई भी कंपनी का वाइंडिंग अप होने के लिए कम से कम कमाने में पड़े 4, मतलब जिस दिन से वो अपना अनेबल टू पे डेट्स होता है, उसके बाद में उसको तारने के लिए, मारने के लिए पूरे 5 साल चाहिए। 5 साल तक ना कंपनी का बिजनेस चल रहा है। सोचिए उन लोगों के बारे में क्या होगा जिनके पैसे थे, यार पैसे जो थे वो तो बर्बाद हो ही रहे, पर सोचो जो डेटर्स भी तो बर्बाद है। डेटर भी तो 5 साल तक कुछ नहीं कर पा रहा है, ना उसकी ग्रोथ हुई ना क्रेडिटर की ग्रोथ हुई, क्योंकि एक्ट का जो प्रोसीजरल पार्ट है वो इतना वाहियात है। इट इज टेकिंग 4 to 5 years। द मेन रीजन बिहाइंड सच डिले इज द लीगल प्रोसेस, इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ओवरलैपिंग लेजिस्लेशन एंड एडजुडिकेटिव अथॉरिटी। तारीख पे तारीख। ओवरलैपिंग का मतलब हो रहा है वेरियस लॉ, वेरियस प्रोविजन फॉर सेम ऑफेंस। समझा? अलग अलग लोग, अलग अलग बातें, और एक ही चीज के बारे में, इंसॉल्वेंसी कैसे करना, रिकवरी कैसे, उसके बारे में इतने लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देन फॉर्मुलेटेड द प्लान टू रीफर्बिश, मतलब पूरा एक बार रिनोवेट, रिफर्बिश मतलब रिनोवेट द प्रिवेलिंग बैंक्रप्सी लॉस एंड रिप्लेस देम विद द one that will facilitate hassle free, मतलब क्या रे, बगैर किसी मुसीबत के, नो मुसीबत के, मुसीबत के, एंड टाइम बाउंड। टाइम बाउंड कितने बार वही बोलता है, नया एक्ट है टाइम बाउंड। पहले कितना था, 4 से 5 साल, अब कितना बोल रहे हैं, 1 साल के अंदर जिधर उधर। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ व्हिच वाज इन एग्जिस्टिंग अर्लियर हैज फेल्ड टू रिजॉल्व। एग्जांपल कौन से होते, सुखा, सरफरोशी, डियाटे, सब फेल हो गए। पहले फाइनेंशियल फेलियर भी हुआ, बिजनेस फेलियर भी हुआ। द लॉज विच वर इन एग्जिस्टेंस वर नॉट अलाइंड विद द मार्केट रियलिटीज। समझा? क्या बराबर बोल रहा है? समझा क्या लिखा? मतलब लोगों को क्या चाहिए उसके बारे में तो है नहीं, तारने का कुछ नहीं, उसको और बेचने को निकले। रियलिटी ऐसी नहीं है। लॉ चाहिए था कुछ उन फैक्ट्स के ऊपर जो जरूरत है। आज का जो आईबीसी बना है वो सचमुच वो है जो एक्चुअल बैंक पसंद कर रही है। अब सोचिए ना, बैंक को कितना एम्पावरमेंट मिला है। अब समझ रहे, बैंक को एक ताकत मिली है आईबीसी की वजह से। अब कोई भी किसको पैसे देने से पहले सोचेगा नहीं, पहले सोच रहा था। प्राइवेट मनी लेंडर भी नहीं सोचेगा। अगर मैं आज से चेक से पैसा दूंगा आपको और आपने पैसे डुबाए ना, मैं तुरंत जाऊंगा, कितना भी हो ना, 1 साल के अंदर मेरे पास मेरे पैसे आ जाएंगे। समझ आ रहा है? आगे देयर वाज नो सिंगल विंडो रेजोल्यूशन अवेलेबल, ठीक है ना, और बहुत डिले हो रहा था, कॉम्प्लेक्सिटी हो रही थी। मतलब समझा क्या बोल रहे हो? अगर आपको इंसॉल्वेंसी करना है तो सिका में जाओ या फिर दूसरे एक्ट में जाओ, सरफाइसी में जाओ,
और अगर उसका नहीं हो रहा है, वाइंडिंग अप करना है, तो 2013 एक्ट में आओ। मतलब एक ही चीज कर रही है, आधा काम किसी और जगह पे हो रहा है, आधा काम किसी और जगह पे, आप बोल रहे पूरा काम एक ही जगह पे होगा। कंपनीज एक्ट डील्स विद द कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी लॉ, ये सब लॉ के इतने सारे लॉज थे, मल्टीपल लॉ गवर्निंग व्हाट, समझे? वही बोल रहा ना। इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? मतलब हिंदी में, अरे इंग्लिश में हौला है क्या तू? इंग्लिश का हिंदी में मतलब क्या हुआ, ऐसा बोल रहा हूं। इंग्लिश में ये मल्टीपल लॉज गवर्निंग, मतलब डेट पैसे वसूलने के लिए भिन्न भिन्न एक्ट, भिन्न भिन्न बातें कर रहे हैं जो कि आपस में कोई भी लिंक नहीं है। पैरेलल प्रोसीडिंग बाय डिफरेंट। अब बताओ ये क्या लिखा है? नहीं, बैंक ऑफ बड़ौदा बोल रहा मैं सरफाइसी में जाऊंगा, भारत माता की जय। एसबीआई बोल रहा नहीं, मैं वाइंडिंग अप में जा रहा हूं, कंपनीज एक्ट विषय माला को मैं वाइंडिंग अप करके रहूंगा। बैंक ऑफ बड़ौदा कहते नहीं, सरफाइसी। स्वप्निल पाटनी के 300 करोड़ है विजय माला के ऊपर। 300 करोड़ रुपए जब मैंने दिए थे, अब मुझे भी वैसा चाहिए। अब मेरे पैसे डीआरटी में चल रहे हैं। मतलब अलग अलग लोगों का एक ही आदमी को। अब सोचो ना, विजय माल्या भी तो क्या क्या करेगा, वो कितना बेबस हो जाएगा। हर जगह पे रिप्लाई दे, इसको रिप्लाई दे, इसीलिए वो लंदन चला गया। वो जा नहीं था, वो मजबूर हुआ है। भारत के देखो, इतना सीधा आदमी जो कानून का रक्षक है, भक्षक नहीं, जिसने कानून को सीने से लगा, ऐसे आदमी को तुमने गलत काम करने पे मजबूर किया है। भाई और बहनों, ऐसे भगवान आदमी के साथ में जो काम किया है, एक आदमी कहां कहां पे ध्यान रखे, कभी तो डीआरटी, कभी तो सरफाइसी, कभी तो वाइंडिंग अप के लिए कंपनी सर। एक आदमी जवाब दे तो आखिर किस को? ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ द कोड, इस एक्ट में ये कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, इतना इतना लिखा है। उसमें से कितना नोटिफाइड है? इतना है। द कोड हैज बीन डिवाइडेड इनटू व्हाट? 5 पार्ट्स। इतने पार्ट्स है, इतने सेक्शंस है, 255 सेक्शंस। अगर आप अगले अटेम्प्ट में पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। अगर गलती से इफ यू टेक 6 months मोर तो बहुत मजा आएगा। यू विल गेट थरो नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज। प्लीज वेट फॉर 6 more months. Out of this, some section have been notified. समझा क्या? Some section, some sections has been notified. आगे बोलो क्या लिखा है? In order to bring clarity and better understanding, certain regulations have also been. ठीक है, कुछ regulations भी आए, कुछ sections भी आए हो। आगे बढ़ेंगे, क्या लिखा है? बस ये तो आपने कल ही पढ़ा था। आप बताएंगे मुझे आईपी और आईपीएम में फर्क क्या है? आईपी और आईपीएम में फर्क क्या है? आईपीएल नहीं, आईपीएल कहां से बोल रहा हूं मैं? इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंट। कहां लो ऐसे लोग, बाजार कहां है? अरे मुझे आईपी चाहिए, कहां जाऊं मैं? आईपी के पास। नहीं मुझे बनना है। कौन बनाएगा मुझे? कहां जाएंगे आप? सीएस के, ये सीडब्ल्यू के पास या फिर आईसीए के पास? किसी के पास जाएंगे? कोई भी आपको डिग्री देने को रेडी है, सिर्फ पैसा भरो, एग्जाम दे दो। ये लोग वो है, ये प्रोड्यूसर है। इनके पास ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आईपी का, ये बना के देंगे मार्केट में। और फिर ऐसे लोग, हर कोई इंसान जो आईसीए का या फिर किसी का भी जो आईपी बना है, आपने आजकल के बाद में जो विजिटिंग कार्ड देगा तो लिखेगा सीए कॉमा आईपी स्वप्निल पाटनी। हमारी मत बजाओ, हमसे बोल रहे एग्जाम्पल के लिए, तुम नहीं बन सकते। हमें पहले ही किस्मत ने बहुत मात दी है, हम अपने दर्द से परेशान हैं। ठीक है ना एवरीबॉडी? आईपी, आई होप यू अंडरस्टैंड बेबी। आईपी क्या है समझा होगा आपको? ये पिलर्स है, इस पूरे कहानी का बैकबोन आईपी है। बताओ आईपी अगर नहीं होता तो सारा काम सफाई भी, शॉपिंग भी कौन करता? एनसीएलटी करता। अब एनसीएलटी का काम का बोझ हटा दिया गया। एनसीएलटी बोला तुम आराम करो,
जो काम करेगा आईपी करेगा। आईपी बाद में रिवाइवल का प्लान करके एनसीएलटी को सब, जो काम एनसीएलटी खुद ब खुद कर रहा था, अब एनसीएलटी के बदले आईपी आएगा, ये सारा रिवाइवल करेगा, एनसीएलटी केवल रिव्यू करेगा। आयु बोला ना, आयु क्या है? ध्यान से देखिए इस इंसान की जानकारी कहां मिलेगी? कौन से बैंक को कितना ठगता है, कौन से चोर आदमी, जिस आदमी ने बैंक को आज तक एक बार भी रीपेमेंट नहीं, कितने डिफॉल्टर है ये। अरे बोलो ना तुम लोग, अरे कहां पे ये सारा पैसा इस आदमी पर, कहां से मालूम चलेगा? अरे इंफॉर्मेशन यूटिलिटी यार, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी क्या लिखा है आपको? अगर डेटर कौन है? इंडिविजुअल पार्टनरशिप है, डेटर कहां जाएंगे? और डेटर अगर कॉर्पोरेट से एलएलपी है, उस समय तो इसी के साथ में मेरा पढ़ा क्या हो गया। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, सुन रहा है तू? अब मैं वहां जाऊंगा जो बुक, कौन सा पेज नंबर है आपके बुक के? YouTube पे जो व्यूअर्स मुझे देख रहे इस वक्त, वहां पे नीचे ही आपको एक नोट दिख रहा हो, क्लिक करके डाउनलोड करिए, और बाजू में एक वर्ड इसका नाम है सब्सक्राइब, उसको क्लिक करिए और सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब नहीं करने से आप फेल हो सकते हो। और अगर आपने वहां पे अच्छा कमेंट भी नहीं किया, तो गलत कमेंट किया तो पहले फेल हो जाते हैं। आई होप मेरे एफर्ट्स को आप अप्रिशिएट करेंगे। ये वो लेक्चर है जो जनरली मैंने लॉन्च करना चाहिए था नवंबर एग्जामिनेशन के लिए अक्टूबर में, पर अभी चल रहा है जून, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 4 महीने पहले मैं एडवांस में आपको लेक्चर दे रहा हूं, ताकि आपको तैयारी में लग जाए। तो आपने इस एफर्ट्स को अप्रिशिएट करके जोरों में लाइक करना चाहिए, जोरों में कमेंट करना चाहिए, और पूरे भारत को बोलो मुझसे अच्छा कोई नहीं। थैंक यू गाइस। ओके, सच में मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, आपको दिख रहा होगा। मतलब हम ही थैंक्स बोले। रात दिन एक कर रहा हूं आईबीसी के लिए। इधर आओ, 3 रातों से सोया नहीं, मेरी आंखों में देखो कितनी नींद है, सोया नहीं हो सिर्फ आपके लिए। इधर आओ, मेरे पास आओ। ये अपने आप नहीं है, आईबी सबको सिंपल नहीं है, सिंपल लगाया मैंने, कितना रिसर्च किया है, रात दिन एक किया। अभी आया हो, आपको मालूम है इसका इतिहास बड़ा नहीं है। ऐसे का नोटिफिकेशन आने को 1 महीना भी नहीं हुआ है। 1 महीने मैंने नोट्स बनाई, वो उसके नीचे क्लिक करो, पीपीटीज भी मिल जाएंगे, पीपीटीज बनाई, पढ़ा। इसका बुक है 350 पेज का, ये तो आपको 35 पेज है सिर्फ, वो 350 पेज पढ़ लिए, तब जाके आपके सामने आया। उसके केसेस पढ़े, ऐसे से थोड़ी ना टीचर बनता है आदमी, 1 पेज पढ़ लिया लगे चालू कर दिया, राइट अंडरस्टैंड। आपको बता रहा हूं, अगर आपको भी ऐसा कोई टीचर बनना है तो आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। पहले लॉ पढ़ा है तो देखो, इसमें से जितने लोग यूट्यूब तुम वालों, कोई भी एक भी इंसान लॉ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाएंगे, बहुत बद्दुआएं लगेंगे फिर। ए लॉ की बैच, फ्री बैच, यहां पे कसम है आपको, मेरी कसम है, लॉ पढ़ने वाला हर बच्चा, देखो बच्चों, लॉ पढ़ाना आसान है और बहुत वाहियात है। देखो इसमें कोई भी पैसा नहीं है, इसकी फीस सबसे कम है, छपरी सब्जेक्ट है। कितने घंटा बोले पैसा नहीं चाहिए, ऐसी बात देखो फिर भी। अरे वैसे भी मैं तो ये देखो, ये सिर्फ समाज सेवा है। यूट्यूब से देखो, यूट्यूब के तुमसे क्योंकि पैसा ले रहे होगे, मैं वैसे इनसे मैंने लिया। बताओ एक मैं आके, नहीं मेरे इसमें ऐड नहीं आते, विदाउट ऐड चलता है, पूछो उनको। आप देख, मेरा एक भी ऐड नहीं आता, इट इज विदाउट ऐड। आई वुड हैव अर्न सो मच। मतलब मैंने वो ऐड के लिए वो अपना वो नहीं किया, ऐड का कमाता मैं तो 1-2 लाख रुपए महीने के मिलते, ऐड नहीं करता। वो बीच में आता नहीं, तो बच्चा देखेगा क्या ऐड देखेगा, मैं से मेरी ऐड करता हूं, मैं अच्छा पढ़ाता हूं। वो जो है ना, क्या कुछ तो बोल रहा है, जान दो ये लोग बजा रहे, तुम बहुत आगे जाएंगे यूट्यूब वालों से। क्लिक करो, मजे करो। आईपी देखो, आईपी कौन भाई? अरे चिंटी बोलो ना, तुम्हारे लिए चल रहे हैं, तुम्हें बनना नहीं कि आईपी? बोलो कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए? 10 साल सीओपी, और बाद में सीओपी 15 साल का, तो 2 एग्जामिनेशन सिर्फ एक, समझ गए? वैसे आईपी क्यों चाहिए? ये बीच में कौन है? ये क्रेडिटर कुछ अलग बोल रहा है, ये एडिटर कुछ अलग बोल रहा है, कोई ट्रस्टवर्दी आदमी चाहिए। और सीए से ज्यादा ट्रस्टवर्दी कोई है इंडिया में आज? हम ही हम है, हम जैसा कोई दूजा है?
इंटरमीडिएट बोला गया है इनको, who would play the key role in what? Efficient working in the bankruptcy process. मतलब एनसीएलटी का रिप्रेजेंटेटिव है और दोनों के बीच वाला है। अब ये सेंट्रल पॉइंट है, ये ही है कंपनी को तारने वाला है मारने। ये आदमी अगर वाहियात चुन लिया आपने, हर आईपी अच्छा थोड़ी ना होगा। अब कुछ कोई वाहियात आप पहले ही मरे थे, कुछ है देखो, अब वो आईपी भी पहला मरा होता। अच्छा आईपी चुनो जो पैसे वाला है ना। ये क्या करेंगे? नहीं क्रिएटर तुम भाड़ में जाओ, पहले मेरा भी देखने दो। तो ऐसे आदमी को मत बनाओ जो ऑल, आपको मालूम है अगर मैं चाहता हूं ना कि मुझे ये करना है, क्या बोलते हैं, नहीं मुझे एनसीएलटी के पास जाना है, तो एनसीएलटी को मैं नाम सजेस्ट करता हूं कि मुझे कौन सा आईपी चाहिए। वो नहीं बोलेंगे, तुम अपना आईपी साथ में लेके जाओ, समझा? फिर क्या होता है, आईपी साथ में लेके जाने के बाद में वो 30 दिन काम करता है अपना दिया हुआ आईपी। 30 दिन तक वो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, वैल्यू कलेक्ट करता है, एसेट्स की वैल्यू, क्रेडिटर की वैल्यू, और वो एनसीएलटी को सबमिट करता है। फिर एनसीएलटी बोलता है, एनसीएलटी क्या बोलता है, एक काम करो तुम क्रेडिटर को बुलाओ, क्रेडिटर की मीटिंग करो। 1 महीना तक यही चलेगा। सुन के लो ध्यान से, आपको कुछ पता नहीं है। वो आएगा, कौन आएगा? कोई भी एक, अपने से कोई भी एक इंसान एप्लीकेंट होगा जिसका दिमाग खराब, जिसके पैसे डूबे हुए। एप्लीकेंट तो एक आदमी भी चलेगा ना। उसमें भी 2 बातें हैं, पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल के अगेंस्ट में है तो उनका 1000 रुपए राबित चलता है। मैंने कल 1000 रुपए बोला था ना। और अगर वो कंपनीज है एलएलपी तो उनका 1 लाख रुपए चाहिए। मतलब डुबाने वाला आदमी जो है, अगर वो कंपनी है तो वहां पे 1 लाख रुपए। आगे बोलो ना। और इंडिविजुअल पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट में केस ठोकना है मुझे, तो उन्होंने मेरे 1000 रुपए डुबाना चाहिए। तो दोनों की लिमिट है। पर हमें सीए एग्जामिनेशन में हमें सिर्फ कॉर्पोरेट वाइज पढ़ना है, हमें डीआरटी का जिक्र ही नहीं है, क्योंकि हम लोग कंपनी लॉ में पढ़ रहे हैं इसको। तो जो डुबाने वाला आदमी है ऐसा मान के ही चल रहे हैं, और इसलिए हम लोग एनसीएलटी हमारे पिक्चर में डीआरटी आएंगे, बिकॉज हम लोग सीए वाले के छात्र हैं। अगर मैं जब आईबीसी कोड करूंगा तो तब मुझे पार्टनरशिप फर्म और इंडिविजुअल वाला भी पढ़ना पड़ेगा। तो अगर मैं सीए फाइनल के सिलेबस में पढ़ने वाला स्टूडेंट हूं तो मेरे लिए हमेशा डेटर कौन होगा? कंपनी होगा, बिकॉज मैं कंपनीज एक्ट में पढ़ रहा हूं ना। तो इसलिए उन्होंने उतना ही मुझे दिया है सीए फाइनल के सिलेबस में। समझने की कोशिश करेंगे। तो कितना लाख रुपए नहीं जाए इसने, तो कहां जाऊं मैं? और मेरे 1 लाख रुपए है, बाकी लोगों के बहुत पैसे होंगे, पर मैं अकेले ही गया। मैं अपना आईपी दूंगा एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, फिर क्या होगा? वो कौन सा होगा? वो फाइनल आईपी नहीं होगा, वो टेम्पररी आईपी होगा। फिर वो क्या करेगा? 1 महीने में सब कामकाज करेगा और किसको सबमिट करेगा? फिर एनसीएलटी क्या बोले, एक काम करो तुम क्रेडिटर की मीटिंग बुलाओ। फिर क्रेडिटर को क्या बोलेंगे? तुम अब डिसाइड करो तुम्हें कौन सा आईपी चाहिए, क्योंकि ये तो इसका पर्सनल आईपी है ना। नहीं समझे? आपको क्या समझ रहा है? कुछ नहीं समझा? नहीं, रुको। ये एक आदमी है, ये मैं हूं स्वप्निल पाटनी। स्वप्निल पाटनी है, ये एनसीएलटी के पास गया। क्या चिंडी, क्या नाम है तुम्हारा? पूजा आईपी। अब बोलो क्या होगा? ये मेरी टेम्पररी आईपी है, ये मेरे पहचान की, इसलिए मैंने इनका नाम दिया है। ये आके 1 महीने में क्या करेगी? अब एसेट और लायबिलिटी का हिसाब किताब लगाएगी। अब एनसीएलटी ने अगर हां बोल दिया, हां, तो अब पूजा क्या करेगी? 30 दिनों के अंदर इंफॉर्मेशन बनाएगी। किस बात की? साथ साथ में जो वैल्यूअर्स होते, वैल्यूअर्स उन सबकी मदद लेके पूरी इंफॉर्मेशन बनाएगी। किसके बारे में? नहीं, किसके बारे में? प्रेडेटर की कंपनी ने और किस किस से पैसे लिए पूरा हिसाब किताब बनाएगी। नहीं, मैं स्वप्निल पाटनी अकेला क्रिएटर नहीं हूं उसका, मेरे से और भी तो होंगे। फिर वो इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगी, सारी इंफॉर्मेशन कहा जाएगी। फिर एनसीएलटी लगेगा, नहीं ये सही बोल रही है, ये कंपनी सही में बर्बाद है। तो इसको क्या करेंगे? एनसीएलटी ने अगर हाँ बोल दिया तो अभी काम करेंगे, बोलेंगे तुम क्या करो, क्रेडिटर की मीटिंग बुलाओ।
अब बताओ ये क्रिएटर की मीटिंग क्यों की होगी? है क्रिएटर क्यों बुलाया यहाँ पे? क्योंकि मैं अकेला ही नहीं हूं, ये मेरे जैसे जितने और क्रिएटर में सब आएंगे और सब लोग मिलकर डिसाइड करेंगे कि हमारा आईपी कौन है। अब इस बार पूजा भी हो सकती है, तो कोई और भी हो सकता। ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज हाउ इट गोज। ये मैंने क्यों बोला? क्योंकि मैं आईपी पढ़ा रहा हूं। एक ही आईपी नहीं है ये, तो ये आईपी, ये स्टार्ट 30 दिनों का आईपी है। हो सकता है ये बाद में वो भी आईपी हो, कोई और भी हो। डू यू अंडरस्टैंड? आ जाओ। The role of IP encompasses a wide range of function, बहुत सारा काम करेगा, which include adhering to procedure of law as well as accounting and finance। समझा? पूरा अकाउंट करेंगे, फाइनेंस करेंगे, सब लिखेंगे, कितना पैसा किसका है, क्या है, किसका देना है, किसका लेना है। In the resolution process, the insolvency professional verifies the claim of किसके? अरे बोलो ना। अरे स्वप्निल पाठ ने अकेला क्रिएटर नहीं हुआ, ये जो सारे क्रिएटर सबको बुलाएंगे ना, बोलो तुम्हारा कितना कितना पैसा है। क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूं, कंपनी का कौन सा प्लान करने जा रहा हूं? रिवाइवल प्लान करने जा रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूट व्हाट? क्यों? क्रिएटर्स कमेटी बुलाएंगे ना, क्रिएटर्स कमेटी। तो फिर अभी ये आईपी और क्रिएटर कमेटी काम करेंगे। अब डेटर गया घर पे, मतलब मेंबर गए घर पे और डायरेक्टर भी गया घर पे। अब कौन कौन दो लोग है कंपनी में? एक क्रेडिटर कमेटी, उसको बोलते कमिटी ऑफ क्रेडिटर, सीओसी, कमिटी ऑफ क्रेडिटर, सीओसी, और एक होता कौन? आईपी। ये दोनों मिलके जो जुगाड़ करेंगे 6 महीने करते रहेंगे। रन्स द डेटा, क्या रन्स द किसका बिजनेस? ड्यूरिंग व्हाट? मोरेटोरियम, इट्स नॉट ऑडिटोरियम। अरे वो आता है ना, जिस दिन आएगा ना, उससे 180 दिन तक कहते हैं मोरेटोरियम है। उस 180 दिन में कोई भी कंपनी का कोई भी केस, वो सब स्टे पे जाएंगे। 180 दिन तक इन सबको काम करने दो, ये डिजाइन इनको रिवाइवल करने दो, इनको छेड़ो मत। एक तो पहली कंपनी को रिवाइवल कर रहे, फिर ये बोलेंगे हमारे पैसे। कोई भी उनको तंग नहीं करेगा, ना कोई क्रेडिटर तंग करेगा, ना कोई लॉ तंग करेगा, ना कोई कोर्ट। 180 दिन किसके हवाले? अब तुम्हारे हवाले कंपनी साथी हो। कौन सी कंपनी? डेटर वाली। किसके हवाले हुई? आईपी और अरे क्या तुमने टैलेंट आ गया है, तुम तो कल आईपी बन जाते। इन लिक्विडेशन द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एक्ट लिखा है। ट्रस्टी मतलब गद्दार के अच्छा आदमी। ट्रस्ट से ट्रस्टी, ट्रस्ट से बना है ट्रस्टी। इसका मतलब क्या हुआ कि तुम पे भरोसा है। अब समझा ना? ट्रस्टी बना देंगे मतलब एक ये आदमी पर विश्वास करके इसमें सौंप दिया, सब तुम ही करो आगे। ये क्या? ये एक ये डीआरटी है, एक ये कौन है? एनसीएलटी है। खत्म हो। एडजुडिकेट का मतलब क्या होता है? एडजज, फैसला देने वाला, फैसला देने वाली, फैसला देने, अरे अब जैसी आती है वैसे आती। थैंक्स यार, थोड़ा जल्दी लाए। तुम लोग ले रहे क्या? इनके लिए भी ला रहे थे। तो ला बेटा, तो चाय लेके वर्चुअल वालों जो यूट्यूब, एक तो पहले तो चाय पिला रहा हूं मैं, इसमें ये बोल रहे हैं मेरे लिए कॉफी लेके आओ, ये बोल रहा है कोल्ड कॉफी लाओ। देखो बोर्नविटा चाहिए मुझे, क्या वेटर समझ लिए? 25 सालों से पढ़ा रहा हूं, मेहनत लेके मुझे बोल रहे ये लेकर आओ। ले आओ चलो। ये एडजज का मीनिंग समझिए। एडजज मतलब जो भी चल रहा है ना मैटर सॉल्व करने वाली बॉडी। एडजुडिकेटिंग मतलब फैसला देने वाली बॉडी।
Adjudicating authority for corporate insolvency liquidation is the NCLT. Appeals arising out NCLT are what? कहां पे जाएगा NCLT? NACLACT. अरे NCLAT अपीलेट ट्रिब्यूनल ना, अपीलेट. और यहां से भी नहीं हुआ तो आपको सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा. यहां पे हाई कोर्ट को कोई भी काम नहीं दिया. कोर्ट हैज क्रिएटेड वन चेन ऑथोरिटी. समझ गया? यहां से गए तो यहां से गए तो यहां. ये चेन है ऐसी. आगे सिविल कोड हैज बीन प्रोहिबिटेड. बोला ना तुम लोग को सिविल कोड. चल निकल. कोई भी यहां पे तुम आके ज्ञान मत देना कि ये करो. तुम्हें किसने पूछा? ज्ञान तब देंगे जब पूछा है. तुम बोले मैंने स्टे लाया तो ऐसा उड़ाते ना, बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे तुम्हारे सिटी में सिविल कोड के ऊपर. नहीं रुको, हमें बोलने दो. हमने इज्जत दी नहीं आपको, आप इज्जत ले रहे हो. नो इंजंक्शन म्हणजे काय? स्टे देण्याचा अधिकार कोणत्याच कोर्टला नाही, शिवाय एनसीएलटी. इफ एनसीएलटी हैज टेकन एनी स्टेप कि ये आईपी आके 180 दिन काम करेगा, नो कोर्ट शैल एवर टेक एनी ऑब्जेक्शन कि क्यों दिया. दिया मतलब दिया, जो उखाड़ना उखाड़. हमने बोल दिया फाइनल ना, पापा का ऑर्डर है फाइनल. फॉर इंडिविजुअल्स कौन बोलेगा? डीआरटी. खत्म हो गया आपका. अराइजिंग आउट ऑफ डीआरटी, ऑर्डर्स लाइव डीआरटी एंड देयर आफ्टर क्या? कहां पे डीआरटी से खुश नहीं तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट. और अगर आप एनसीएलटी से खुश नहीं तो कहां जाएंगे? अपीलेट ट्रिब्यूनल में जाएंगे और बाद में सुप्रीम कोर्ट. कुछ बचा था केस में? सब हो गया क्या अपना? वाह. सेक्शन नंबर 2 पढ़ना है मुझे. सेक्शन नंबर 2 पढ़ा रहा हूं मैं. अभी अच्छे से पीपीटी बनाएंगे सारे. पीपीटी मतलब क्या बनाएंगे? लिखेंगे कुछ. देखो आपको मैं समझा रहा हूं, 1 मिनट आप समझ तो लो. इसको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो वेटेज देख रहे हैं हम, वो इतना ज्यादा 10 मार्क के लिए रख दिया. हमें इस कदर पढ़ना है कि अब आखिरी बार पढ़ना है, सेकेंड टाइम एग्जामिनेशन के पहले दिन पढ़ना है. वापस से कह रहा हूं, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि जो हमने पढ़ा है नहीं. अब इतना वक्त नहीं कि मैं पढ़ाऊं, अब घर जाके और पढ़े. अब इसको दी एंड कर दो, इसको ही पढ़ेंगे बस. और एक काम करूंगा, ये पूरा आईबीसी जब हो जाएगा, आखिरी के 15 से 20 मिनट में कल इसको पूरा रिवाइज करूंगा. वो 20 मिनट आप डाउनलोड कर लेना. जब भी रिवाइज करने की मस्ती हुई वो 20 मिनट देखेंगे. वैसे यूट्यूब पे पूरा लेक्चर होगा, बट डोंट वेस्ट सो मच ऑफ टाइम. ऐसा नहीं है यूट्यूब पे एक बार अगर आपको लगता है और देखना है कुछ टाइम, एक ही ग्रुप देना है, एक ग्रुप 1 बचा है तो 2-3 बार देखो. अब 2-2 ग्रुप बचे तो इतना टाइम हो सकता है. अभी बैठ रहे हो ना, अभी कर रहे हो ना, एकदम अच्छे से करो. और जो लोग देख रहे वो भी आराम से लिखो, पूरा करो. 3 लेक्चर 9 घंटे पर मार्क्स 10 है. सोचो ना, 70 मार्क में से 10 मार्क इसके हो गए. अब जो पूरा इतना कॉर्पोरेट लॉ है वो 60 मार्क का, मतलब इसको इज्जत बढ़ाया ना इसकी, तो आपको ये करना पड़ेगा. और आप गलती से फेल भी हो जाते हो और न्यू कोर्स में भी आते हो तो ये रहने ही वाला. हमें बुरे हैं ना. एप्लीकेबल किसको है? इंडिविजुअल्स, पार्टनरशिप फर्म. एक बात कोई समझाएगा मुझे? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013 अंडर एनी प्रीवियस लॉ मतलब क्या? वाह चिंटी बहुत आगे जा रही है. बहुत अदर कंपनी आपने बोलो लास्ट टाइम बहुत ज्ञान देना. अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल. डू यू नो एनी स्पेशल एक्ट? देखते सीएफएल का जवान बच्चा स्पेशल एक्ट को क्या समझता है. इलेक्ट्रिसिटी उनका अलग ही एक्ट है, उनकी दुनिया ही अलग है. तो इंश्योरेंस एक्ट के तहत बनने वाली कंपनीज, उसको स्पेशल एक्ट कहते हैं. तो मैं एग्जांपल के लिए लिख दूं क्या? आप भी लिख दीजिए. और क्या बोला ना मैंने? क्या इनको भी एप्लीकेबल है? रिलायंस किधर आएगा? रिलायंस
वो तो 1956 का था। अरे बोलो ना, मैंने अपनी क्लासेस को अभी स्वप्निल पाटनी क्लासेस LLB बनाया इसी साल। कहां आऊंगा मैं? मतलब कल चके मैं एडिटर बना और आप जैसे लोग मेरे क्रिएटर बने तो आप मुझे इसमें डाल सकते। अदर बॉडी इनकॉर्पोरेटेड अंडर एनी लॉ एज, ये कोई मुझे बता देगा ये क्या होता है? हाँ? कुछ ऐसी कंपनीज है जो आज देखो, LLP भी ऐसे ही आया था, आपको पता नहीं है? पहले पार्टनरशिप फर्म था, सुन के लेना ध्यान से, पार्टनरशिप फर्म इंडिविजुअल कंपनीज और प्राइवेट कंपनी वो सब लिखते थे। तब भी हर एक्ट में ऐसा लिखा था, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विल बी नोटिफाइड बाय CG। अगर ये नहीं लिखते ना, उन सारे एक्ट को अमेंड करना पड़ता LLP नाम से। अरे आज LLP बनाए, कल दिमाग में कुछ आया तो और एक नया कुछ लेकर आएंगे। ये आज नहीं है कुछ, आज ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे यार किसको समझ रहे नहीं? अरे फ्यूचर में कुछ भी आएगा ना LLP जैसा, और तो फिर क्या तब और अमेंड करेंगे केस को? तो CG बाय नोटिफिकेशन कुछ भी और लेके आएंगे LLP जैसा, उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये फ्यूचर प्लान्स के लिए आज जारी कर दिया, लेकिन ना लॉ, एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डालेगा। तो अगर ये, और जब LLP नहीं था ना, हर जगह पे ऐसा लिखा था। वो क्यों लिखा था? अच्छा ही वाला लिखा था, इसलिए LLP को जगह मिल गई तुरंत। तो वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि लॉ में ऑलरेडी लिखा था कि ऐसा कभी फ्यूचर में कोई भी नोटिफिकेशन से नहीं नया स्टेटस बनेगा, वो उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। हो गया क्या आपका? सबके एग्जाम्पल लिखे हो गए? आगे बढ़े। आज आपको लग रहा नहीं कि हम लोग कितने पेजेस हो गए हमारे? इतने जल्दी कैसे हो गया? ऑलरेडी पढ़ा था कल, अब ऐसे ही होगा। आगे बहुत वक्त नहीं लगेगा आपको, खत्म होते रहेगा, कल खत्म हो जाएगा। शॉर्ट रिवीजन के साथ में सब वापस पढ़ना ही नहीं अपने उसको।